हाय, गुड इवनिंग। सो आज जो हमारा डिस्कशन होने वाला है टॉपिक का वो है हमारा फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग, एंड दैट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और आप मान के चलिए हर साल हमें इस टॉपिक में एक या दो क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में देखने को मिल ही जाते हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हैं यहाँ पे दे आर वेरी कंसेप्चुअल इन नेचर, और साथ ही साथ मान के चलिए कि आपको अगर अच्छी खासी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। और सेकेंडली आप मान के चलिए कि अगर आपको करंट आस्पेक्ट का आइडिया नहीं है तो भी आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत होगी। सो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू इनिशिएट द डिस्कशन। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। A zero primary deficit necessarily indicates that the government is not borrowing. तो हमें ध्यान रखना है की टर्म्स क्या है, प्राइमरी डेफिसिट, नॉट बोरोइंग। If the fiscal deficit is greater than the interest payment on the past debt, the primary deficit is positive. सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला प्राइमरी डेफिसिट का। सो प्राइमरी डेफिसिट आप जानते हैं इक्वल्स टू होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो अगर पहली स्टेटमेंट के हिसाब से मैं चलूँ यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट 50 है और प्राइमरी डेफिसिट भी हमारा और हमारा इंटरेस्ट पेमेंट भी हमारा 50 है, तो उस केस में हमारा प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो आ गया। तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि हमने कभी बोरोइंग की नहीं लास्ट ईयर में? तो ये इस हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है इफ़ द फिस्कल डेफिसिट इज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द पास्ट डेट द प्राइमरी डेफिसिट इज पॉजिटिव। तो ये सिंपल सी बात है, अगर ये 50 है और इंटरेस्ट पेमेंट हमारी 40 है तो ये हमारा 10 आ गया। इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हुआ वो हमारा हुआ 2 ओनली, दैट इज बी। ओके, सो कंपैरेटिवली एन ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो एक्सपेंडिचर की बात हो रही है कैपिटल की, और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ से पे हमसे कैन नॉट पूछा गया है। सो अंडर दैट ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट। आप जानते हैं ग्रांट्स जो होती हैं वो रेवेन्यू में आती हैं। लोन्स टू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, लोन्स हमारे कैपिटल में आते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट भी हमारी किस में आती हैं? रेवेन्यू में आती हैं। एंड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, ये भी हमारा रेवेन्यू में आता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर हुआ यहाँ पे 1, 3 एंड 4, क्योंकि सिर्फ सेकंड जो है वो हमारा कैपिटल है और बाकी हमारे कैपिटल नहीं है। कंपैरेटिवली एन ईजी एंड मोर ओवर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, जितना देखने में ईजी लगता है क्या उतना ईजी होगा, बिकॉज दो ही स्टेटमेंट है। लिखा क्या है, इन अ स्लो डाउन, सबसे पहले बोला गया काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के बारे में पूछा गया। काउंटर साइक्लिकल का मतलब क्या है कि जो है उसको उल्टा करना है। और आप जानते हैं नॉर्मली फिस्कल पॉलिसी में यही फॉलो किया जाता है कि अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे मेजर ले जिससे इकोनॉमी में बूम आ जाए, और अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूम है जिससे इन्फ्लेशन होने का खतरा है तो उस केस में गवर्नमेंट उल्टा करे जिससे कि थोड़ी चीज़ें मैनेज हो जाए और वो एक बबल क्रिएट ना हो जाए इकोनॉमी के अंदर। तो देखिए यहाँ देखते हैं, इन अ स्लो डाउन द गवर्नमेंट टिपिकली रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो सिंपल सी बात है, अगर स्लो डाउन है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटाएगी नहीं, बढ़ाएगी आपका। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इंप्लाइज इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब देखिए, अगर हमारा काउंटर साइक्लिकल है इंक्रीजिंग टैक्सेस ड्यूरिंग अ बूम, तो अगर आप बूम के टाइम में टैक्स बढ़ा रहे हैं तो ये तो स्टेटमेंट ठीक है हमारी। बट जब हम आगे पढ़ते हैं रिड्यूसिंग स्पेंडिंग ड्यूरिंग अ रिसेशन, तो रिसेशन में आप स्पेंडिंग को कम नहीं करते हैं, आप यहाँ पे इसको बढ़ाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होगी। तो आंसर हमारा हुआ यहाँ पे नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन जब ऐसे आते हैं तो देखने में बड़े आसान लगते हैं बट थोड़े से टिपिकल है। फोर्थ देखिए, in the Union Budget of 2025, the Government of India introduced several initiatives aimed at accelerating GDP growth. Which of the following is not? तो again not है among the recent strategy implemented to boost economic expansion. कि इनमें से कौन सा नहीं लिया गया है इकोनॉमिक एक्सपेंशन करने के लिए? ना पढ़ते हैं, देखिए स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू टैक्स रिजीम एग्जेम्प्टिंग इंडिविजुअल्स अर्निंग अप टू 12 लाख। अब देखिए, अगर हम बात करें तो इससे तो जीडीपी ग्रोथ आपकी बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक है। फाइनलाइजेशन ऑफ एफटीए विद यूके एलिमिनेटिंग 99% टैरिफ, इससे भी हमारी इकॉनमी आगे बढ़ेगी।
Implementation of Bharat Jan Initiative, a government-funded multi-modal AI project aimed at reducing reliance on foreign technology and promoting domestic innovation. ये भी हमारा ग्रोथ को बढ़ाएगा. Establishment of a nationwide universal basic income spending providing 5,000 rupees monthly to all citizens stimulate demand and reduce poverty. ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है. ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे पहली 3 स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे हो चुकी हैं और चौथा अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है. तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 4th का डी. ओके, कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है क्योंकि अगर 3 के बारे में आपको जानकारी है तो. 5th की बात करते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज 2025 इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी टू एनहेंस जीडीपी ग्रोथ, कंसीडर द फॉलोइंग पॉलिसी इनिशिएटिव्स. फ्रंट लोडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर विद रिकॉर्ड 11.11 लाख करोड़. आप जानते हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ बात करी है, तो इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी. लॉन्च ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू ब्रिज एकेडमिक इंडस्ट्री R&D गैप्स. यस, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM गति शक्ति मास्टर प्लान टू इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्रॉस मिनिस्ट्रीज, ये भी है. रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स रेट फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्टेड आफ्टर अक्टूबर 2029, ये भी है. तो यहाँ पे मान के चलिए जो हमारी चारों स्टेटमेंट है, चारों ही हमारी यहाँ पे करेक्ट हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1, 2, 3 and 4. So all the 4 statements are correct here. Okay, then let's move to the next one. Which of the following recent measures announced by the government of India in 2024-25 can be most directly classified as demand side fiscal stimulus and is primarily aimed at reviving consumption and investment demand in the economy. ध्यान से पढ़ते हैं पांचों स्टेटमेंट को और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है. एक्सटेंशन ऑफ PM आवास योजना विद इंक्रीज सब्सिडीज फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स. मान के चलिए यहाँ पे जो हमारी ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है क्योंकि इससे डिमांड बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर. तो ध्यान रखिए यहाँ पे हमें डिमांड और सप्लाई के बारे में ध्यान देना है कि किससे डिमांड बढ़ेगी, किससे सप्लाई बढ़ेगी. अगर उससे सप्लाई बढ़ रही है तो वो स्टेटमेंट हमारी गलत होगी. ठीक. रिडक्शन इन पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स अंडर द न्यू टैक्स रिजीम, इससे भी जब आपके पैसे बचेंगे तो डिमांड इससे इंक्रीज होगी. इंक्रीज इन MSP फॉर की क्रॉप्स बाय ओवर 10% टू एनहेंस रूरल परचेजिंग पावर, जब किसानों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगी. लॉन्च ऑफ मिडिल क्लास कंजम्पशन बॉन्ड स्कीम ऑफरिंग टैक्स इंसेंटिव फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. ये जो स्कीम थी मान के चलिए गवर्नमेंट ने दिसंबर 2024 में अनाउंस की थी. वो अलग बात है कि इसके ऊपर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, बट दैट इज समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ इट. लॉन्च ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फेज 2 फॉर सेमी कंडक्टर एंड ग्रीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग. अब देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, इससे सप्लाई साइड हमारा बढ़ेगा ना कि डिमांड साइड. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारी पहली 4 स्टेटमेंट ठीक है और 5वीं स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे गलत है. तो इसलिए हमारा आंसर क्या बना? आंसर हुआ हमारा बी, 1, 2, 3 and 4. So 5th statement is basically wrong because that is leading to supply side increase. Okay, now let's move to the next question. Which of the following the government of India's fiscal strategy 2024-25 includes a mix of expansionary. अब देखिए 2 वर्ड हैं यहाँ पे जिनसे एक्सपेंशनरी चीज़ें हों और फिर स्ट्रक्चरल फिस्कल मेजर्स. 2 वर्ड हैं. एम्ड एट बूस्टिंग GDP ग्रोथ वाइल मेंटेनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इन चारों स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट हमारी एक्यूरेटली इनको डिफाइन करेगी? पढ़ते हैं. द कैपिटल एक्सपेंडिचर लेट ग्रोथ मॉडल अडॉप्टेड इन यूनियन बजट 25 इज प्योरली काउंटर साइक्लिकल एम्ड ओनली एट स्टेबलाइजिंग शॉर्ट टर्म डिमांड शॉक्स. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब क्या हमारी दोनों की दोनों पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं? तो आई वुड से कि यहाँ पे जो हमने बात करी है कि दैट इज़ इज़ अ, बट अगर जो मुझे समझ, देखिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया, थोड़ा सा मुझे ही कन्फ्यूजन हो रही है क्योंकि दिस क्वेश्चन सीम्स टू बी काइंड ऑफ लिटिल टेक्निकल. ठीक, एक काम करते हैं, पहले चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर मैं भी देखता हूँ कि मुझे कितना समझ में आ पा रहा है चारों स्टेटमेंट के बीच में.
The fiscal consolidation part, targeting a fiscal deficit of 5.1% of GDP while simultaneously increasing infrastructure spending, demonstrate a hybrid strategy combining pro-cyclical spending with contractionary intent. ठीक. The continued support for MG Narega, PM Kisan and urban skilling program represent a structural fiscal shift away from investment-driven growth towards welfare populism. And last is the tax rebate expansion under the new tax regime and capital investment in logistics under PM Gati Shakti reflect targeted fiscal multipliers aimed at increasing potential output and crowding in private investment. आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन के हमारे ऑप्शंस हैं उसमें अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो अगर हम टैक्स रिबेट की बात करते हैं, टैक्स रिबेट से आप मान के चलिए हमारी जो डिमांड है यानी कि इकॉनमी में एक्सपेंशनरी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और पीएम गति शक्ति में अगर हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है तो उससे हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं इकॉनमी के अंदर। वहीं पे जब मैं एमजी नरेगा और पीएम किसान की बात करता हूँ तो यहाँ पे मान के चलिए एन अर्बन स्किलिंग प्रोग्राम रिप्रेजेंट अ स्ट्रक्चरल फिस्कल शिफ्ट अवे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ टुवर्ड नहीं, ये तो हमारा स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं दे रहा है, तो ये तो गलत लग रहा है मुझे। द फिस्कल कंसोलिडेशन पार्ट टारगेटिंग a fiscal deficit of 5.1% GDP while simultaneously increasing infrastructure spending demonstrate a hybrid strategy combining a pro-cyclical spending। ये तो देखिए गलत है ही है, ठीक है, इट्स नॉट प्रो साइक्लिकल। द कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड ग्रोथ मॉडल अडॉप्टेड यूनियन बजट दिस प्रोस प्योरली काउंटर साइक्लिकल एम्ड एट ओनली स्टेबलाइजिंग शॉर्ट टर्म। नहीं, तो हमें तो दोनों चाहिए, तो दोनों के हिसाब से तो देखिए जो सही लग रहा है वो मुझे डी लग रहा है, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो हमारा डी होना चाहिए बिकॉज दैट इज फुलफिलिंग बोथ द डिमांड्स। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं तो मान के चलिए काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, परंतु है क्या, इफ़ यू होल्ड डाउन अ लिटिल बिट एंड इफ़ यू सिंपली चूज दिस की वर्ड्स एंड ट्राई टू मर्ज कि इनसे हमारा क्या कनेक्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप सही आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 8 पे। In the fiscal year 2024-25, India adopted a strategy of fiscal consolidation. Fiscal consolidation का मतलब धीरे धीरे अपने डेफिसिट्स को कम करना, while continuing high capital expenditure. In contrast, consider the fiscal approach of Germany, another G20 nation, which reintroduced its constitutional debt brake and prioritized fiscal discipline over stimulus. Which of the following best captures the contrast between India and Germany's fiscal approach in this period? ठीक है, ये हमें ध्यान देना है, सुनिएगा। इंडिया एंड जर्मनी बोथ एम्फसाइज इंफ्रास्ट्रक्चर लेड स्टिमुलस, बट जर्मनी फाइनेंस्ड इट थ्रू मॉनेटरी एक्सपेंशन वाइल इंडिया रिलाइड ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड एक्सटर्नल बोरिंग। दोनों ही गलत हैं। हम एक्सटर्नल बोरिंग पे तो ध्यान देते ही नहीं है, हमारे मोस्टली जो डेट है वो आप जानते हैं इंटरनल है, ठीक। हम इंटरनल बोरिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। While Germany used an expansionary fiscal policy via welfare transfer and energy subsidies, India focused strictly on reducing its primary deficit and eliminating non-essential spending. देखिए हमारी गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग को बंद नहीं किया है, हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे रैशनलाइजेशन के ऊपर काम किया है, ठीक है। तो उस केस में मुझे ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत लग रही है। अब देखिए मुझे नहीं पता जर्मनी ने क्या, सीरियसली बता रहा हूँ, जर्मनी ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे पता है, आपको एग्जाम में नहीं पता होगा, बट क्या हम इन स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर निकाल सकते नहीं निकाल सकते, वो मैं कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। इंडिया प्रायोरिटाइज ग्रोथ थ्रू टारगेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर डिस्पाइट ए मॉडरेट फिस्कल डेफिसिट, यहाँ तक स्टेटमेंट ठीक लग रही है। वाइल जर्मनी रिवर्टेड टू अ रूल बेस्ड फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन टू कंप्लाई विद कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट, मुझे नहीं पता कि ये क्या है सीरियसली। चौथा पढ़ते हैं, बोथ इंडिया एंड जर्मनी रिड्यूस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ये तो गलत है। आप जानते हैं इंडिया ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को कम नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी, तो अब हमारा आंसर यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। सो दैट इज हाउ व्हेन यू रीड यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द राइट आंसर इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। 9 पे आते हैं।
India's 2024-25 fiscal policy emphasized high capital expenditure, selective tax relief, and support for rural and urban employment scheme. Considering macroeconomic theory and recent data, which of the following statement best evaluates the likely impact of this fiscal strategy on inflation and employment? Okay, पढ़ते हैं, देखिए. The increased capital expenditure raises aggregate demand in the short term, potentially stocking inflation, but its long-term supply side benefit have moderate inflationary pressure and support job creation through multiplier effect. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या क्या लिख रहा है. द फिस्कल स्ट्रेटेजी रिड्यूस इन्फ्लेशन बाय श्रिंकिंग एग्रीगेट डिमांड. ये गलत है, क्योंकि डिमांड तो हम कम करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी. मैं पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. ठीक है. द फोकस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर अलोन विदाउट साइमल्टेनियस इनकम ट्रांसफर और वेज सपोर्ट लीड टू जॉबलेस ग्रोथ एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर स्पेशली इन इनफॉर्मल. कुछ नहीं है ऐसा, ये भी गलत बोल रहा है. ठीक, ये भी गलत है, क्योंकि डिफ्लेशनरी प्रेशर ऐसा कुछ है ही नहीं इकोनॉमी के अंदर. India's fiscal policy 24-25 was contractionary in nature, aiming to reduce inflation, but cutting नहीं, स्पेंडिंग कट करने की बात भी नहीं हो रही है. यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वही ठीक होना चाहिए, क्योंकि क्या लिख रहा है, इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर रेजेस एग्रीगेट डिमांड, बिल्कुल सही है. पोटेंशियली स्टॉकिंग इन्फ्लेशन, थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बट इट्स लॉन्ग टर्म सप्लाई साइड बेनिफिट हेल्प मॉडरेट इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड सपोर्ट जॉब क्रिएशन, बिल्कुल सही है. ये हमारी स्टेटमेंट ठीक निकल के आ रही है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. तो इसका आंसर हुआ हमारा ए. लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन. अगला है हमारा, इन लाइट ऑफ इंडियाज फिस्कल पॉलिसी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द इवॉल्विंग डायनेमिक्स ऑफ इंडियाज पब्लिक डेट प्रोफाइल एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अरे भैया पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है चारों स्टेटमेंट में. लिखा है इंडियाज पब्लिक डेट प्रोफाइल एंड इट्स इम्प्लीकेशन. इंडियाज पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो डिक्लाइन इन फाइनेंशियल ईयर 25 प्राइमरली ड्यू टू रीसेंट सरप्लस इन करंट अकाउंट. सरासर गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप जानते हैं. द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पब्लिक डेट इज एक्सटर्नली डिनोमिनेटेड, अगेन गलत है, क्योंकि इंटरनली है, इंटरनल वाला है हमारा. While India's public debt remains elevated relative to FRBM target, its structure being predominantly rupee denominated and held domestically reduces the risk of sovereign default and provides monetary policy flexibility. ये statement तो ठीक लग रही है, पर चौथी भी पढ़ते हैं, क्या पता उससे बेहतर हो. The increase in capital expenditure under the Union Budget 25 has significantly worsened India's debt sustainability indicators, pushing the debt service ratio beyond IMF threshold for emerging economy. अब देखा जाए तो चौथी स्टेटमेंट भी हमारी मान के चलिए काफ़ी हद तक जो मुझे लग रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि आईएमएफ ने हमें चेताया तो है यहाँ पे कि हमारे जो डेट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो रहे हैं, बट पॉइंट ये, क्या हमने उनको पास कर लिया है उस लिमिट को या नहीं किया है, जिसका आंसर है नो. ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे जो चारों में बेस्ट स्टेटमेंट है वो हमारी सी बनती है. ठीक है, 11th पे आते हैं. कंसीडरिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पब्लिक डेट पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मोस्ट सिग्निफिकेंटली सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट दैट इंडियाज डेट रिमेन्स सस्टेनेबल डिस्पाइट एलिवेटेड डेट टू जीडीपी लेवल. द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग लिमिट द लीगली रिस्ट्रिक्टेड फिस्कल डेफिसिट अंडर द FRBM एक्ट. कॉन्स्टिट्यूशनल बोरोइंग ऐसा कुछ है ही नहीं हमारा. द फैक्ट दैट इंडियाज पब्लिक डेट इज प्राइमरली फाइनेंस बाय शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स विच रिड्यूस लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी मेजर, ये भी गलत है, आप जानते हैं, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म वाले से चलता है. इंडिया स्ट्रॉन्ग नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, लार्ज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बेस एंड ए डेट प्रोफाइल डिनोमिनेटेड बाय लॉन्ग टर्म रूपी डिनोमिनेटेड लायबिलिटी, a consistent trade surplus and strong foreign exchange reserve that offset the need for sovereign borrowing. नहीं, ये भी नहीं है. यहाँ पे भी जो हमारी सही स्टेटमेंट है हमारी ऊपर के हिसाब से वो हमारी बिल्कुल ठीक बैठती है.
क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आंसर इज सी हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। In the evolving fiscal landscape of India, which of the following development in 24-25 has raised significant concern about the health of fiscal federalism के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा है। The increased devolution of GST compensation fund by the center, which strengthened cooperative federalism and state of autonomy। यहाँ कंसर्न पूछ रहा है, ये तो मजबूत करने की बता रहा है, और 2022 में ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये तो गलत है। The trend of centrally sponsored scheme being restructured to allow full flexibility for states in fund allocation, ensuring fiscal decentralization। मान के चलिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है देश के अंदर। The center's growing use of conditional capital grants and performance-linked incentive which reduce fiscal autonomy of state and shift expenditure decision towards the union। आप जानते हैं ऐसा हो रहा है। The adoption of a common borrowing framework by all state under the नीति आयोग which was jointly agreed upon, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। 12th का आंसर हमारा हुआ यहाँ पे सी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐसा, अब चाहे आप पीएम गति शक्ति की बात कीजिए, जल जीवन मिशन की बात कीजिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, हर जगह गवर्नमेंट कंडीशनल ग्रांट्स की बात करती है कि आपको ग्रांट्स तभी मिलेगी जब आप परफॉर्मेंस अच्छा करके दें। और देखिए इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो क्यों आप पैसा वेस्ट करे जा रहे हैं। अगला देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स कंसर्न रेज्ड बाय सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स रिगार्डिंग द बैलेंस ऑफ फिस्कल पावर। क्या 15th फाइनेंस कमीशन ने 42 से 45 किया है? नहीं किया है। इट रिकमेंड ए यूनिफॉर्म जीएसटी रेट स्ट्रक्चर अक्रॉस ऑल स्टेट, ऐसा भी नहीं हुआ है। द यूज़ ऑफ 2002 क्रिटिसिज्म पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। द यूज़ ऑफ 11 सेंसस पॉपुलेशन डेटा इन डिटरमिनिंग हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन वाज सीन एज अ पेनलाइजिंग स्टेट एट सक्सेसफुली कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। यही मुद्दा है, आप जानते हैं। परंतु आप ये भी जानते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन ने इसके अलावा एक और पॉइंट इंक्लूड किया था, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर आपके स्टेट के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट कंपैरेटिवली कम है तो उस केस में आपको वहाँ पे बेनिफिट भी दिया जाएगा, ठीक है। बट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे हमारा सी है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As India prepares for the 16th Finance Commission recommendation, which of the following expected to be one of the most contentious issue in the deliberation as horizontal devolution among state? अगेन यहाँ पे देखे जाएगा तो मान के चलिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा वो होगा किस हिसाब से। चारों स्टेटमेंट पढ़िए और बताइए आंसर क्या हो सकता है। Whether state should be allowed to levy independent direct tax, पॉसिबल ही नहीं है। How to balance equity and efficiency when allocating funds between demographically older, economically advanced state and younger, more populous one, यही लग रहा है। क्योंकि whether the center should stop levying, ऐसा भी कुछ बात नहीं हो सकता है, और 35% तो हो ही नहीं सकता है घटा के, मान के चलिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हुआ वो बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे बी हमारा सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट हमारा 15th क्वेश्चन आज का। A state government's annual budget for 25-26 reveals the following। अच्छा, ये केवल मैंने एक क्वेश्चन बनाया है जिसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हैं और आपको बताना है। फिस्कल डेफिसिट 1.2 लाख करोड़ है, रेवेन्यू डेफिसिट 0.7 लाख करोड़ है, और इंटरेस्ट पेमेंट हमारी 0.5 लाख करोड़ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सिंपली अगर एक फॉर्मूला लिख के देखें तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये हो गया हमारा 0.7 हो गया, ये हो गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट। अब पढ़ते हैं। द स्टेट्स प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट आ तो रहा है, इंडिकेटिंग दैट ऑल बोरोइंग आर यूज्ड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या ये ठीक है या गलत है? आगे देखते हैं। The state is incurring a capital surplus as revenue receipts exceed revenue expenditure। ये तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास, तो ये तो कुछ बोल ही नहीं सकते हम। The primary deficit 0.7 लाख करोड़, ठीक है, implying the state is borrowing even to pay interest on past debt। इंटरेस्ट पेमेंट तो ये है हमारी
तो ये तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द प्राइमरी डेफिसिट इज 0.7 लाख करोड़ एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एटलीस्ट 0.5 लाख करोड़. देखिएगा हमारा फिस्कल डेफिसिट 1.2 है, तो 1.2 में 0.7 तो ऑलरेडी हमारा इंक्लूडेड है, यानी कि जो हमारा 0.5 है वो गवर्नमेंट ने बोरो किया है फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो हमारा आंसर डी हो गया यहाँ पे. ठीक है, कहेंगे सर ये वाला द प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू डेफिसिट, ये तो ठीक है. इंडिकेटिंग द ऑल बोरिंग्स आर यूज्ड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नो, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट में आप जानते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ऑलरेडी इंक्लूड होता है. तो 1.2 में 0.7 इंक्लूडेड है, तो जो 0.5 है यहाँ पे वो हमने कैपिटल पर्पस के लिए लिया है. तो आंसर हुआ हमारा यहाँ पे डी. ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतने ही क्वेश्चन. आई रियली होप आप लोगों को क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और आपको ये भी आइडिया लगा होगा कि जब सरप्राइजिंग क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे उस टाइम में बिहेव करते हैं. ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेशन एंड कैपिटल मार्केट. थैंक यू वेरी मच.